All right. So in today's class, let's begin from the place where we left the last class. Buddhist Sangha. So Buddhist Sangha. Sangha means the organization of the followers of Buddhism. This Sangha is mainly meant for bhikshus or who are called shaman. Shaman कौन होते थे? जो सन्यासी हो जाया करते थे, जो ascetics थे. So the ascetics in Buddhism, they were known as shaman. They usually renounce the world. They do not live in their houses. They leave their family and start living an ascetic life. तो जो सन्यासियों का जीवन जीना शुरू कर देते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था, उन्हें शमन कहा जाता था. और ये भिक्षुओं का जो ऑर्गेनाइजेशन होता था, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज संघा. बुद्ध के लास्ट वर्ड्स ये थे, मतलब बुद्ध जब जो है डेथ बेड पे थे, तो ऐसे में आनंद उनसे पूछता है कि हे तथागत, अब आप जा रहे हो तो अब हमें कौन गाइड करेगा? हु विल गाइड अस? किसकी बात हम मानेंगे? तो उन्होंने कहा, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ. आप दीपो भव, अपना दीपक खुद बन जाओ. अपना रास्ता खुद ही देखो और दिखाओ, मतलब दूसरे के भरोसे बिल्कुल मत रहो. बस सीधा उनका संकेत था, किसी वेद पुराण, किसी ग्रंथ के पीछे मत पड़ो, किसी व्यक्ति के पीछे मत पड़ो कि फला आदमी बता रहा है यही काम करना है. अपना दीपक बनो. अपना दीपक बनने का मतलब खुद जलो, खुद प्रकाशित हो. ठीक है. सो मेक योर ओन इंडिविजुअल एफर्ट टू नो द वर्ल्ड, इट्स रियलिटी, गॉड एंड साल्वेशन. संसार को जानने के लिए, दुखों को जानने के लिए, इससे पार पाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के लिए स्वयं साधना करो, अपनी तपश्चर्या करो. ठीक है. यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन. अपने मोक्ष के लिए खुद तुम्हें मेहनत करनी होगी, दूसरे के मेहनत से तुम्हें मोक्ष तो नहीं मिलेगी. ये सीधी बात वो कर्मकांड पे कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एक पंडित जी आएंगे, तुमसे 1000 गायों का दान लेंगे, मंत्र फूक करके, यज्ञ जो है जला करके 2 लीटर घी और दुनिया भर का सामान उसमें झोंक के चले जाएंगे. इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा? सवाल ही नहीं हो रहा है. मंत्र तो वो पढ़ रहे हैं, पूजा वो कर रहे हैं, अगर इससे कुछ होना भी होगा तो उनका होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा. इसलिए कर्मकांड के पीछे पड़ो नहीं. अगर तुम्हें किसी भी धर्म में विश्वास है, कुछ भी आस्था है तुम्हारी, तो वो तुम अपने कर्मों से और अपनी आस्था से तुम्हें पार मिलेगा. दूसरों के करने कराने से कुछ नहीं होगा. सो बी योर ओन लैम्प. ठीक है. और बुद्ध ने अपने मरने से पहले ही मेड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स दैट इज कॉल्ड संघा. सो संघा वाज फाउंडेड बाय बुद्धा. संघा वाज नॉट फाउंडेड आफ्टर बुद्धास डेथ. वो अपने जीते जी ही संघ बना चुके थे. And all the monks who became the members of the Sangha were turned to be the great teachers of Buddhist philosophy. Monks के लिए एक simple life जीने की शिक्षा बुद्ध ने दी थी. Like they were living a simple life, possessing only the essential requisites for survival. जीने के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं, बस वही उनके पास हुआ करती थी. जैसे कि एक कटोरा हुआ करता था और दिन में एक ही बार वो भोजन किया करते थे, और एक बार में जितना उन्हें मिल जाता था बस उतना खा के रह लेते थे. कोई लालच नहीं, कोई बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं. अब तो देखोगे भिखारी भी ठीक वाले नहीं रह गए. उन्होंने ड्यूटी बना ली है कि सुबह 7 बजे से हम लग जाएंगे भीख मांगने में और रात के 8 बजे तक मांगेंगे, चाहे करोड़ों रुपए मिल जाए. लेकिन नहीं, बुद्धिज्म में ये शिक्षा नहीं थी. आप अगर भीख में मांग रहे हैं तो सिर्फ उतना जिसमें आपका एक दिन का भोजन चल जाए. कल के लिए भी आप नहीं रखोगे अपने पास सामान. मतलब यू नीड नॉट टू स्टोर एनीथिंग फॉर टुमारो, जस्ट लिव फॉर टुडे. क्या गजब की शिक्षा थी बेटा बुद्धिज्म की. बुद्धिज्म प्योर प्रेजेंट में जीने वाला संघ था. बुद्धिज्म कहता था सिर्फ आज की चिंता करो, ना बीते हुए कल की, ना आने वाले कल की. इसका मतलब प्रेजेंट में जियो. हर आदमी यही कहता है. आज आज देख लो, आज दुनिया भर के बड़े बड़े फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ. अगर प्रसन्नता चाहिए तो पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो. तुमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है. तुम परेशान क्यों हो पता है? दुख का. तुम्हारे दुख का क्या कारण है? हम सारे लोगों के दुख का कारण क्या है? कि हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं.
पास्ट में हमसे ये गलती हो गई, फलाना आदमी ने मुझे ये कह दिया, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये दुख हो गया। फिर रोग, फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं, पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, क्या होगा, क्या होगा, तुम्हें क्या पता, आज रात को पता नहीं तुम कल सुबह उठोगे भी कि नहीं उठोगे। मतलब ठिकाना तुम्हारे एक पल का नहीं है, अगले पल में क्या होने वाला है, तुम अचार डाल के रखे हो साल भर का कि अगले साल खाएंगे। ओवर थिंकिंग कर देते हैं। हाँ। तो या तो आप फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं या पास्ट को लेके परेशान होते हैं। जब आप फ्यूचर और पास्ट दोनों को छोड़ देते हैं प्रेजेंट में, तो आप परेशान कभी नहीं होते। फिर आप लाइफ को जीते हो, एंजॉय करते हो उसे। तो बुद्ध भी यही कहते थे, लिव फॉर टुडे नॉट फॉर टुमारो। फ्यूचर का तो सोचना नहीं, आज का भोजन मिल गया, खा के सो जाओ, कल जब आएगा तो फिर देख लेंगे। दे लिव्ड ऑन आर्म्स ओनली, भीख मांग करके जी। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये भीख मांग करके जीना, खाना और धन इकट्ठा नहीं करना, ये सारी चीजें करने से क्या सच में इससे मोक्ष मिलता है? क्या इससे आत्मा का जो भटकन है वो खत्म हो जाता है? तो उसके पीछे लॉजिक है। हाँ, होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी आत्मा परेशान होती है कुछ पाने के लिए, ठीक है? तो जब तक हमारे पास कुछ इच्छा पड़ी रहेगी तब तक हम भटकते रहेंगे। जब आदमी इसी जन्म में इतना कष्ट झेल रहा है और सब चीजों को छोड़ के रखा हुआ है, भीख मांग रहा है, तो वो ऐसी जिंदगी दोबारा क्यों चाहेगा? तो उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसे दोबारा आने की इच्छा खत्म हो जाती है। और जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। होता भी वही है जो इच्छा होती है, जब तक इच्छा नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बुद्ध ने ये सिर्फ आदेश दिया था ये सब। अच्छा, बुद्ध के आदेशों को आगे चल करके फिर एक विनय पिटक में लिखा भी गया, पढ़ा है ना? विनय पिटक मींस द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वो गिवन फॉर मॉन्क्स। जो मॉन्क्स के लिए आदेश मिले थे उन्हें कहा जाता है विनय पिटक। और जो सामान्य गृहस्थ लोगों के लिए कानून बनाए गए थे या नियम बनाए गए थे या बुद्ध ने बताए थे, वो सब सुत्त पिटक है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक ये है, अभिधम पिटक फिलोसॉफिकल टीचिंग है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। श्रेया, कुछ पूछना है क्या तुम्हें बेटा? सर हम अभी ज्वाइन किए तो सुने ही नहीं, कुछ पूछें क्या? अच्छा ठीक है, टाइम से ज्वाइन करा कर। आगे मेरा फोन डिस्चार्ज था इसीलिए थोड़ा चार्ज हुआ तो हम आ गए। ओके, ऑलराइट। सो इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघ। शुरू में बुद्ध ने कह दिया था खाली भिक्षुओं को आदेश है कि वो आ सकते हैं संघ में, बाकियों को अनुमति थी ही नहीं। संघ में कौन आ सकते थे? सिर्फ और सिर्फ भिक्षु, नन एल्स, जो संसार वंसार त्याग दिए हों, और दूसरी बात वो मेन हो, विमेन को नहीं अलाउड किया था। लेकिन आनंद ने बाद में कहना शुरू किया कि नहीं, औरतों को भी क्यों ऐसा भेदभाव महाराज, वो भी अगर चाहती हैं आपकी भक्त बनना तो उन्हें भी ये मौका मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा ठीक है, तो तुम इतना कह रहे हो तो फिर औरतों को भी आने दे रहे हैं, लेकिन समझ लो कि जो बुद्धिज्म चलने वाला था 1000 साल, वो 500 में निपट जाएगा। क्यों वो कह रहे थे? वैसे वो स्त्रियों के अगेंस्ट तो नहीं थे, बट उन्हें शायद ये अंदाजा था कि लोगों पे फिर आगे चल करके आत्मनियंत्रण नहीं रह जाएगा, और जब संघ में भिक्षु और भिक्षुणियां दोनों साथ रहने लगे तो उनमें कई तरह की कुरीतियां आ सकती हैं, जिसकी संभावना थी और आगे हुआ भी। आगे चल करके बुद्धिज्म जो है वो, उसमें बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हो गई। इवन इट हैज टेकन सो मेनी थिंग्स फ्रॉम पाशुपत, फ्रॉम शैविज्म, फ्रॉम तांत्रिकिज्म। तो इस तरह के तांत्रिक वाला जो एक पार्ट है बुद्धिज्म में, उसका एक अलग ही स्वरूप बन के आया। वज्रयान जिसे हम कहते हैं, नेपाल ओपाल में चलता है। ये लामा वाला जो चलता है, दलाई लामा और तमाम लोगों का। हाँ, तो वो जो है प्योर तांत्रिक बुद्धिज्म है। आसाम में चलता है, कुछ हद तक बंगाल में भी इस तरह के बुद्धिज्म मिलेंगे। सो all the disturbances that crept into Buddhism started only once the women got entry in Buddhism. पहली औरत कौन थी जो कि बुद्धिज्म में आई थी? वो थी बुद्ध की फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, भिक्षुणी बनी। उसके बाद many women who entered Sangha became the teachers of Dhamma and went on to become theories also. सर और बताइए क्या कह रहे थे?
आगे चल करके ये भी देखा गया कि बहुत सारी भिक्षुणियां वो थेरी भी बनी। थेरी समझते हो क्या होता है? थेर और थेरी, थेराज मतलब जो जेंट्स टीचर हैं और थेरीज जो लेडीज टीचर हैं, उनको कहा जाता है। सर हाँ बेटा। सर आपने बताया था कि जब बुद्ध से पूछा गया था कि वुमेन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो उन्होंने बोला था कि इन्वॉल्व करते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, मतलब ये धर्म। हम्म। तो सर उनकी जो आप बता रहे हैं मम्मी, तो फिर वो तो उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई होगी ना, मतलब वो उनकी मम्मी है मम्मी नहीं है, प्रजापति मौसी गौतमी। है। मौसी है। तो मतलब फिर भी बड़ी तो होंगी ना, उनसे तो हाँ। बड़ी ही होंगी, हाँ, तो उनसे पहले उनकी डेथ हुई होगी, जरूरी तो थोड़े फिर वो होता है। फर्स्ट कैसे हुई हैं? नहीं नहीं, अच्छा। हम क्या कह रहे हैं कि बुद्ध जरूरी थोड़े होता है कि बुद्ध की मम्मी बुद्ध से पहले मर जाए। बच्चा पहले नहीं मर सकता है, मम्मी ज्यादा नहीं जिंदा रह सकती, उसमें क्या दिक्कत है ऐसी? दूसरी बात, ये मौसी थी, माँ इनकी खत्म हुई थी, लेकिन मौसी मौसी वॉज नॉट सो ओल्ड एज मदर। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमारी मौसी हमसे साल 2 साल बड़ी हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मम्मी की बहन हो सकती है ना, कोई छोटी, बहुत सारी छोटी बहन होती है। ये एक चीज है, 2-4 साल बड़ी शायद रही होगी। और दूसरी बात और फिर सर कि बुद्धिज्म। कम था। हाँ, और एक और बात बता दें इसमें, फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं कि अ, बुद्ध ने मरते समय थोड़े एंट्री दी थी इनको कि नहीं अब हम मर रहे हैं, अब औरतों को ले लो। ये हो यस सकता सर। है? ये जो है, बुद्ध तो 40 साल शिक्षा दी है ना, तो जब वो 40 साल शिक्षा दे रहे, हो सकता है 2 ही 3 साल के बाद आनंद ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो है विमेन एंट्री शुरू कराओ महाराज। तो फिर उनका ठीक है, देख लो, वैसे तो मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों की जबरदस्ती है, तो मैं कितने दिन रहने वाला हूँ, करो जो करना है। संभव है ऐसा। खैर, मेनी विमेन हु एंटर्ड संघा बिकेम टीचर्स। ऐसा नहीं है कि औरतों के आने से खराबी ही हुई, औरतों के आने से बहुत सारे औरतें शिक्षिकाएं भी बनी है, थेरीज बनी है, जिनको हम थेरी गाथा कहते हैं। आगे चल करके ये भी बड़ी सारी कहानियां मिलती हैं इनकी। सो बुद्धास फॉलोअर्स केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप्स। बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं किया, तो हर तरह के सोशल ग्रुप से लोग आते थे। मतलब राजा भी इनके फॉलोअर्स थे, वेल्दी मैन थे, गृहपति यानी गृहपति सामान्य नागरिक भी थे, और उसके अलावा वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल, ये सारे लोग भी थे। Once within the Sangha, all were regarded as equal, having shed their earlier social identities. अच्छा, जब कोई बुद्धिस्ट संघ में शामिल होता था तो उसकी पुरानी पहचान मिटा दिया जाता था। मतलब पहले तुम क्या थे इससे कोई मतलब नहीं। पहले तुम किसान थे, तुम जो है कुछ भी थे, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के। Once you have become Buddhist, it means all the caste, class, other restrictions, whatever imposed on you is now eradicated. You are just a Buddhist monk, nothing else. आप बुद्धिज्म में आ गए, फिर बुद्ध बन गए। अब आप कोई आपका जाति और धर्म नहीं रह गया, इक्वल। So the Buddhist Sangha, which comprise of Bhikkhu and Bhikshuni, function on the lines of Gana and Sangha. तो जैसे उस दौर में गण काम करते थे, उसी तरह से बुद्धिज्म भी काम करता था। तो आप सोचोगे गणों की तरह से काम क्यों करता था ये संघ? क्योंकि महात्मा बुद्ध जिस जगह से आए हुए थे, शाक्य, वो भी एक गणराज्य था, तो उन्होंने गणराज्य की फंक्शनैलिटी को देखा हुआ था। ही न्यू वेरी वेल हाउ गण संघा फंक्शंस। तो उन्होंने बुद्धिज्म में भी लगभग वही सारी चीजें देखनी चाहिए, और ये अच्छा भी लगा क्योंकि उसमें सब बराबर होते थे, इक्वल होते थे। कोई डिस्कशन, कोई डिसीजन अगर होना होता था और उस पर सामान्य राय नहीं बन पाती थी, तो ऐसे में वोट लिया जाता था। वोट कैसे लिया जाता था पता है? बुद्धिज्म में वोट लेने का सबसे पहला जिक्र आता है, और बुद्धिज्म में ही ये भी बताया गया है कि जो राजा होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इसका मतलब कि बुद्धिज्म के ही टाइम से, बुद्ध के ही टाइम से हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम ये रहा है। हम ये नहीं कह सकते हमने सब यूनान और रोम से सीखा है। दूसरी बात, वोट देने की जो प्रथा है, उस दौर में बैलेट पेपर नहीं होते थे, ईवीएम मशीन नहीं होता था, लेकिन फिर भी वोट होता था। पता कैसे? कोई निर्णय संघ में लिया जाता था तो उसमें पहले तो गण पूर्ति होती थी, कि मतलब एक मिनिमम कोरम जिसको कहते हैं, उतने भिक्षु होने चाहिए। मान लीजिए कि भिक्षुओं की कुल संख्या 50 है और कोई निर्णय लेना है, तो उस निर्णय लेने के समय कम से कम जो है 20 भिक्षुओं की मीटिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि नहीं 50 लोगों के लिए निर्णय लेना है और 2 भिक्षु केवल बैठ करके और निर्णय ले रहे हैं। नहीं, एक मिनिमम संख्या होनी चाहिए। वो 10% 20% रखी जाती थी कि इतने लोग रहेंगे तभी जाकर के
जो है उस पर कोई बात होगी, कोई फैसला बनेगा। इतने लोग मिनिमम मीटिंग में होने चाहिए। तो कोरम आज भी देखो, जब असेंबलीज होती हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसका एक कोरम होता है कि इससे कम संख्या में अगर वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं तो सभा स्थगित कर दी जाएगी, कोई उसमें बहस और फैसला नहीं होगा। मिनिमम रिक्विजिट नंबर होना चाहिए वहां पे। वैसे ही ये परंपरा बुद्धिज्म में मिलती है, मिनिमम नंबर में होने चाहिए। देन उनमें अगर कोई बात को लेकर के डिस्कशन हो गया और फैसला नहीं हो पा रहा है, मतलब ऑल वर नॉट अग्रीड ऑन अ पॉइंट, तो इन दैट केस सेक्रेट बैलेट सिस्टम वाज देयर। अब आप सोचो कि बैलेट पेपर कैसे आ गया वहां पे था। उसमें होता ये था कि एक व्यक्ति को चुना जाता था, वो जो है एक डब्बा ले जाकर के बीच में रख देता था और सब लोगों से कहा जाता था कि जो प्रपोजल के फेवर में है वो उसमें कंकड़ डाल दें, और जो प्रपोजल के अगेंस्ट में है वो उसमें सीख या पत्ता डाल दें। इस तरह का कोई भी दो चीज उठा लेते थे और सब लोग अपने अपने मन का काम करने के लिए एक एक चीज उस डब्बे में डाल देते थे। किसी ने कंकड़ डाला, किसी ने पत्ता डाला, किसी ने कंकड़, किसी ने पत्ता, ऐसे करके पूरा इकट्ठा होकर के जब आ गया तो कंकड़ कंकड़ अलग, पत्ता पत्ता अलग गिन लिया गया। कंकड़ ज्यादा हुआ तो फिर फैसला फेवर वाला हो गया, पत्ता ज्यादा हुआ तो फिर रिजेक्ट हो गया। इस तरह से वो गिनती करी जाती थी। तो ये यही वोट था। बैलेट पेपर की भी शुरुआत आप देखो, सेक्रेट बैलेट वो उन्होंने ही शुरू कर दी थी। बड़े कलाकार लोग थे उस दौर के। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। फैला कैसे? तो बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। बुद्ध के जीते जी भी बहुत फैला, क्योंकि बुद्ध खुद भी अपनी बहुत सारी जगहों पर जा जाके लोगों को शिक्षाएं देते थे। तो जहां कहीं भी वो भ्रमण करने जाते थे, इतना दिव्य ज्ञान था उनके पास कि लोग उनके अनुयायी हो जाते थे, फॉलोअर्स हो जाते थे। तो इस वजह से उन्होंने बहुत प्रचार किया इसका। People who were dissatisfied with the prevailing religion or confused by the social changes that were occurring, they all became his disciple. ये वो दौर था जब लोग वैदिक रिचुअल से परेशान थे, ढेर सारे जो है खर्चीले यज्ञों से परेशान थे, सामाजिक भेदभाव छुआछूत से परेशान थे, जाति प्रथा से परेशान थे, ब्राह्मणों के वर्चस्व से परेशान थे। ऐसे केसेस में जो भी डिससेटिस्फाइड लोग थे वो तुरंत तुरंत बुद्धिज्म में शामिल हो रहे थे, बिकॉज बुद्धिज्म हैड गिवन देम प्रॉपर रिस्पेक्ट, इक्वालिटी जो उन्हें चाहिए था। बुद्धिज्म emphasized on the importance of conduct and values rather than claims of superiority based on birth. बुद्धिज्म में ध्यान दिया गया, जोर दिया गया वैल्यूज पे, न कि सुपरियरिटी पे। तो कोई जन्म से महान नहीं होता था, बल्कि वैल्यूज से, कर्मों से महान होता था। इस बात की सबसे पहली शिक्षा जो है बुद्धिज्म से आती है। सो द एम्फेसिस वाज लेड ऑन मत, फीलिंग और करुणा यानी कंपैशन। ये सारे जो गुण थे बुद्धिज्म के, खास करके दया और फेलो फीलिंग, यंग और वीकर सेक्शन के साथ जो बुद्धिज्म ने डेवलप किया, इवन मेन और वेमेन को भी बुद्धिज्म में शामिल किया गया, इक्वालिटी का दर्जा दिया गया। ये सारी चीजें बुद्धिज्म के प्रचार में बहुत सहायक हुई। ठीक है। बुद्ध के दो तरह के फॉलोअर्स थे। कौन कौन से? एक तो थे मॉन्क्स, जो संसार त्याग करके सन्यासी बन जाया करते थे, जिन्हें हम भिक्षु कहते हैं। और दूसरे थे गृहपतिज या उपासक, ले वर्शिपर्स, जो घरों में रहते थे, गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन वो फॉलोअर्स थे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि इनके लिए लिखा गया विनय पिटक। ठीक है, क्या लिखा गया इनके लिए? मॉन्क्स के लिए विनय पिटक, विनय पिटक। और दूसरा आता है ले वर्शिपर्स यानी कॉमन पीपल, इनके लिए जो ग्रंथ लिखा गया वो था सुत्त पिटक। ठीक, तो ये दोनों तरह के फॉलोअर्स थे, गृहस्थ भी और सन्यासी भी। मॉन्क्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघास, और मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल पर्सन। कोई भी संघ में शामिल हो सकता था, मेल और फीमेल, विदाउट एनी कास्ट रिस्ट्रिक्शन। हाँ, रिस्ट्रिक्शन कुछ एक थे, ऐसा नहीं था जैसे कि वो व्यक्ति ऋणी ना हो, अगर उसने उधार लिया हुआ है तो उसे नहीं, या उसने कोई अपराध किया हुआ है तो उसे नहीं शामिल किया जाता था,
जब तक कि वो सजा वजा ना काट ले, सजा काट ले तो ठीक है। देयर वाज स्पेशल कोड्स फॉर नन्स आल्सो, जो भिक्षुणियां होती थी खास करके स्त्रियों को, बुद्ध ने कहा ना, बुद्ध पहले से ही बहुत परेशान थे कि नहीं भिक्षुणियों को नहीं लेना है संघ में, तो जाहिर सी बात है उनके लिए स्पेशल कोड बनाया गया था। जैसे जैसे उनका रेजिडेंस अलग होता था, उनके मूवमेंट पे भी बड़े सारे प्रतिबंध लगे हुए थे कि शाम को कितने बजे तक वो घर से बाहर, मतलब गुफाओं से बाहर टहल सकती हैं, उसके बाद नहीं, और वो किसी जो है बौद्ध मॉन्क से, भिक्षु से बात करेंगी या नहीं करेंगी, ये सारे नियम उनके बने हुए थे, बड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें दिक्कतें आने लगी थी। सारिपुत्र, मोगलन, आनंद, ये बड़े फेमस मॉन्क्स थे। संघ वॉज गवर्न ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स, हम सभी लोगों को पता है कि उसमें पूरी आजादी सबको होती थी। owing to the organized efforts made by Sangha, Buddhism made rapid progress in North India even during Buddha's lifetime। और उसके बाद आपको पता ही है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू किया, लाइक मगध, कौशल, कौशाम्बी, ये वो जगह थे जो बड़े बड़े राज्य तंत्र थे। मगध में आप सोचो बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा हुआ करते थे। कौशल में महाकौशल, प्रसेनजित जैसे राजा हुआ करते थे। कौशाम्बी में वत्सराज वगैरह शासक हुआ करते थे। ये सब लोग बुद्धिज्म, तो बहुत बड़े बड़े राज्य इनके फेवर में थे। इसके बाद नॉर्थ इंडिया के जितने रिपब्लिकन स्टेट्स थे, जिनमें वज्जीपुरा गण संघ आता है, मोरी, कोली और ये लिच्छवी, ये सब के सब बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे। About 200 years after the death of Buddha, the famous Mauryan emperor Ashoka also embraced Buddhism, we know। और इसके पहले, अशोक से पहले जो मौर्य थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म का फॉलोवर था, लेकिन उसका ही ग्रैंडसन अशोक बुद्धिज्म का फॉलोवर हुआ। और अशोक इतना जो है महत्वपूर्ण फॉलोवर हुआ, इस तरह का स्टांच फॉलोवर हुआ कि ही प्रमोटेड बुद्धिज्म इनटू वेस्ट एशिया एंड सिलोन आल्सो। तो इस तरीके से दिस रिलीजन हैज turned into a world religion। So this is what that you have to understand about the spread of Buddhism। I think now it is quite clear। So in next class we'll study about Buddhist council and then the decline of Buddhism and then other things also। So thank you so much for today's class।